दोस्तों, स्वागत है आपका ना आपकी ना मेरी अपनी पाठशाला में। और अपनी पाठशाला के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति 2024 का जो पेपर है आपकी बीएसटीसी का, उसके अंदर आपके 50 सवाल शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति से आए हैं। और इस पेपर के अंदर 50 सवालों के अंदर जो जो सवाल आए हैं उन सवालों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। शिक्षण अभिक्षमता के अंदर क्या होता है साथियों कि शिक्षण अभिक्षमता में समझ विकसित करना जरूरी होता है। हमारा उत्तर सही है या नहीं है वो मैटर कम करता है। हमारा उत्तर सही आया तो आया क्यों, वो उत्तर अगर आप में विकसित हो पाएगा तब जाके आप इसके सवाल कर पाओगे। इसके अंदर रटी रटाई चीज़ें नहीं होती है। स्मृत स्तर पर इसका समाधान नहीं किया जा सकता। इसमें चिंतन स्तर की प्रधानता होती है। आपको चिंतन करना पड़ता है और कौन सा ऑप्शन सवाल के अकॉर्डिंग सही सेट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन को जानना पड़ता है। ज़्यादा बातें ना करते हुए अपना शुरू करते हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति 2024 बीएसटीसी का ये पेपर। ये मेरे पास जो पेपर है इसके अंदर आप सबसे पहला सवाल देख सकते हो 101वां। इस सवाल के अंतर्गत आपको जो दे रखा है सबसे पहला सवाल, एक शिक्षक स्वयं शिक्षार्थियों में रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। साथियों, सबसे पहले एक शब्द दे रखा है आपको यहाँ पर रचनात्मकता के अंदर ये थोड़ी सी सृजनात्मकता से मिलता जुलता है या सृजनात्मकता ही कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि नए गुण कैसे विकसित किया जा सकते हैं, मौलिक गुण कैसे विकसित किए जा सकते हैं। तो इसके अंदर आपकी जो ऑप्शन है सबसे पहले है किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करके। बिल्कुल प्रशंसा आप कर सकते हो, लेकिन इसमें विकसित कैसे होगी रचनात्मकता ये कोई स्पष्ट हो नहीं रहा है, तो ये होगा नहीं। नए लक्ष्य निर्धारित करके, लक्ष्य के निर्धारण से ही आपकी रचनात्मकता विकसित हो ये जरूरी नहीं है, तो ये भी आपका होगा नहीं। नई अद्यतन जानकारी देकर, नई अद्यतन का मतलब होता है अंग्रेजी के अंदर हम कह सकते हैं इसको अपडेट। नई नई जानकारियाँ देखो, नई नई जानकारियों से भी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी आती नहीं है बालकों के अंदर, जरूरी नहीं है। विचारों उत्तेजक खेल खेलकर, इसके अंदर है विचारों को उत्तेजित करने वाले खेल खेलकर। हाँ, इसमें हो सकता है आप ऐसे खेल खेलो जिससे आपके विचारों के अंदर बदलाव आए है, विचारों के अंदर है जो उत्तेजना पैदा होती है। इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल सीधा सीधा रट रटाया है कि WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है। इसके अंदर तो आपको सीधा सीधा है जो ये दिया करना पड़ता है। इसके अंदर हो जाता है गणितीय कौशल। इसके अंदर आत्म जागरूकता, समस्या समाधान कौशल, अंतर्व्यक्तिक संबंध कौशल, ये सारे कौशल दे रखे हैं मूल जीवन कौशल के अंतर्गत, और गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि बालिका शिक्षा को महत्ता देने का प्रमुख कारण क्या है। बालिका शिक्षा को महत्व क्यों दी जानी चाहिए। महिलाओं के पास समय की अधिकता होती है, इस कारण से ये कोई तुक नहीं बैठा यहाँ पर। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता के कारण उनको शिक्षा देनी चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं है जो तुक नहीं बैठता है। महिला जनसंख्या में कमी है, इस कारण से नहीं। ये सारे के सारे तीनों अगर आप ये ऑप्शन देखेंगे तो इन ऑप्शनों के अंदर आपको लगेगा कि ये सारे के सारे ऐसे है कि इसके अंदर कोई तुक नहीं बैठता है, या अपना शिक्षा के क्षेत्र में इन चीज़ों को नहीं कह सकते। ये आउट ऑफ लीग वाली बात होगी। तो इसमें जो है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस कारण से महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। साथियों, कहते हैं कि बालक की जो प्रथम गुरु होती है माँ होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, महिला पढ़ी लिखी होगी तो आने वाली पीढ़ियाँ तर जाएगी। इस कारण से इस ऑप्शन के अंदर हम जाएंगे। आगे आपका जो है 106वां सवाल, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण व व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। जिसके अंदर पक्षपात हो सकता है और जिसके अंदर किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा का प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके अंदर यूनिट टेस्ट, सूची, उपलब्धि परीक्षण और अवलोकन। इसके अंदर साथियों, इसके अंदर आपका आंसर जो है उपलब्धि परीक्षण नहीं होगा। उपलब्धि परीक्षण क्यों नहीं होगा, इसके अंदर सीधे सीधे जो लिखा है उसके ऊपर आपको आंसर एक तरह से देखा जाए कि मतलब परीक्षा ले रखी होती है और उसके ऊपर सीधे सीधे नंबर दिए जाते हैं, और जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग नंबर दिए जाते हैं। इसमें भी और इसकी भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है। अवलोकन के अंदर जैसे इसके अंदर जो होता है कि जैसे आदमी की विचारधारा होगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको है जो अवलोकन करेगा।
कोई आदमी, कोई बालक किसी दूसरे बालक को पीट रहा है, अगर आपकी विचारधारा लड़ाईखोर होगी या लड़ने वाली होगी तो आप उस हिसाब से उसका अवलोकन करेंगी। ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, सही। इसके अंदर है जो पक्षपातपूर्ण व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, किसी दूसरे व्यक्तित्व का प्रभाव हो सकता है। फिर आपके सामने आता है एक सवाल कि विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु तो कौन सा तरीका उचित होगा। अब पढ़ने के लिए आपको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है बच्चों को, कौन सा तरीका सही होगा। विद्यार्थियों को रट कर सीखने के लिए कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन रटने पर अपन को बल देना ही नहीं है। एनसीएफ 2005 के अंदर भी ये बात कही गई है कि बच्चों को रटने के स्थान पर करके सीखने के ऊपर बल देना चाहिए, तो रटना गलत हो जाएगा। यहाँ पर नोट्स देना ये भी सही नहीं है। और महत्वपूर्ण प्रश्न बताना कि ये याद कर लेना तेरे एग्जाम पास हो जाएगा, ये भी गड़बड़ है। बालकों को फीडबैक देना, प्रतिपुष्टि देना, इसको हम कह सकते हैं प्रतिपुष्टि या कह सकते हैं पृष्ठ पोषण, या फिर इसको अपन कह सकते हैं फीडबैक देना। फीडबैक बालकों को देने से बालकों को अपनी गलती का भी एहसास होगा कि कहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ, और धीरे धीरे फीडबैक देने से बालक क्या होते हैं, सीखने की गति मिलती है। परीक्षा जब कभी भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, और क्लास टेस्टों के अंदर भी आप अगर अच्छा नंबर लाते हो या कम नंबर लाते हो तो आपके अंदर मोटिवेट होते हो आपकी कि मुझे और अच्छा करना है। इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कैसे होता है। पूर्व धारणा शब्द से आशय है कि पहले से ही आपने दिमाग में बना दिया है। ये आईपीएल से जोड़ कर देखे तो जैसे बुमराह अगर गेंदबाजी कर रहा है तो सबसे पहले जो खेलने वाले उसके पहले ही दिमाग में सेट हो जाती है, पहले उसने धारणा बना दी है कि ये तो बहुत ही तगड़ा बॉलर है, इसको मैं खेल नहीं पाऊंगा। तो ऐसी पूर्व धारणा। तो इसमें क्या है कि बालकों में किसी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कहाँ से होता है, घर से। घर के अंदर यहाँ पर आ गया आपके अभिभावकों से। इस कारण से आप देखोगे सामान्य तक सुनार का बेटा सुनार और बढ़ई का बेटा बढ़ई और लोहार का बेटा लोहार बनने का प्रयास करते, वो खानदानी धंधे बन जाते, क्योंकि बालक के अभिभावकों का कार्य का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या कर सकता है। नई गतिविधियां और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, जिससे है जो नए है जो गतिविधियां और उत्पादन के अंदर बालक है जो रुचि दिखाए। गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता है, बिल्कुल गलतियों के प्रति सहनशील होगा तभी तो बालक सीखेगा। अगर एक गलती की और उसको ज़बरदस्त डांटना शुरू कर दिया तो बालक है जो फिर वो डर के माहौल में जिएगा। सहनशील होना पड़ेगा। विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में कार्य करना सिखाना। इसके अंदर जो अवास्तविक लक्ष्य जो है वो नहीं होंगे, वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए। कोई भी सहयोग नहीं देता, नहीं सहयोग देना चाहिए अध्यापक का कार्य है ये। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देना, बिल्कुल ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही। ताकि बालक जो है वो स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से नई नई गतिविधियाँ कर सके। इसके अगला सवाल है आपका, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। छात्रों से गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। प्रश्न पत्र तैयार वो शिक्षक कर सकता है आराम से, कक्षा में अनुशासन बनाए भी रख सकता है। छात्रों से गृह कार्य करवाना ये कार्य भी शिक्षक करवा सकता है। लेकिन इन चारों के अंदर महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना। साथियों, एक शिक्षक का कार्य होता है शिक्षण कार्य करवाना, और शिक्षण कार्य जब भी वो करवाता है, पढ़ाने का काम जब भी करता है, तो शिक्षक के सामने ये चुनौती रहती है कि किसी भी तरीके से जो शिक्षण कार्य है वो इतना प्रभावी हो ताकि बालक वो समझ जाए। ये उसके सामने चुनौती होती है। बालक जो है निरस ना हो जाए, पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाए, जीवंतता रखनी, ये उसके सामने चुनौती बड़ी रहती है इनकी तुलना में। कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए, भरोसेमंद बिल्कुल होना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए। धमकी भरा सीधे बैठ जा, क्या कर रहा है, बदमाशी क्यों कर रहा है, इस प्रकार से धमकी भरा नहीं होना चाहिए। माहौल होना चाहिए मनोरंजनात्मक कह सकते हो, या ध्यान रखने वाला, या सम्मानपूर्ण या भरोसेमंद हो सकता है, लेकिन धमकी भरा होना नहीं चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि
क्या करना चाहिए, उसे घर भेज देना चाहिए, बिल्कुल ये नकारात्मकता को दर्शाता है। साथियों, इस प्रकार के जब कभी भी सवाल आए तो अपन को नकारात्मकता नहीं दिखानी। नकारात्मकता के अंदर जो है नेगेटिव फीडबैक इसके अंदर नहीं आना चाहिए। बच्चे को आप घर नहीं भेज सकते, कैसा आया बच्चे ने उसको घर भेज दिया, ये नकारात्मकता को दर्शाता है। देर से आने पर ध्यान न देना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तटस्थ हो जाएगा, लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो सीधे सीधे कट गए। प्रधानाध्यापक को सूचित करे या कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जाने, इन दोनों के अंदर हो सकता है, लेकिन इससे भी पहले आप ही इस ऑप्शन को अपन सही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शिक्षक का ये दायित्व होता है कि पहले वो कारण जाने कि वास्तव में कौन सा कारण है जिसकी वजह से है जो ये विद्यार्थी देरी से आ रहा है, क्या उनकी उपस्थिति रही है। इसको अपन कह सकते हैं निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण भी कह सकते हैं। ये तो टेस्टों के थ्रू है, लेकिन निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है एक समस्या का पता लगाना। आप पता लगाओ, सबसे पहला शिक्षक का कार्य ही होता है, जब कभी भी वो उलझन होता है तो उस उलझन का पता लगाएगा। जब रोग क्या है पता चलेगा तभी तो उसका इलाज किया जा सकता है। तो इसके अंदर आपका ये हो जाएगा। टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है, ये सीधा सीधा रट रटाया सवाल है। इसके अंदर जो टॉरेंस ने सृजनात्मकता के आयाम बताए हैं, मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवृत्ति, तो सीधे सीधे रटने पर आधारित था। इसके अंदर आपको तथ्य याद कर देते। फिर आपके सामने सवाल है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से कह सकते हो। क्या करोगे? समुचित शब्दों का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल आप अच्छे से शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जितने शब्द चाहिए उतने शब्द ही बोलो। जोर से बोलेंगे, हाँ जोर से भी बोल सकते हो। अगर आपको लगे कि कक्षा का माहौल है जो ऐसा है कि बालक ऊंची आवाज़ में ही सुनते हैं तो वो बोल सकते हो। अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। अगर अध्यापक अध्ययनशील रहेगा, ज्ञान को विस्तृत करेगा तो संप्रेषण प्रभावी हो सकता है। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। ये तीनों इसलिए नहीं होंगे क्योंकि विद्यार्थियों वास्तव में कैसे, पहले वो देखना पड़ेगा, अधिगम स्तर देखना पड़ेगा। अगर आप शब्द इस्तेमाल कर भी रहे हो लेकिन क्या वो बालक वो शब्द समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ज्ञान को विस्तृत करने से भी पहले हो जाएगा आपका कौन सा, अधिगम स्तर को जानेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि बालक का अधिगम स्तर क्या है, बालक को कितना पहले से आ रहा है, उस अकॉर्डिंग आप है जो वार्तालाप करेंगे। फिर आपके सवाल है, विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि सामाजिक संस्था कैसे, देखो कहते हैं कि सर्वप्रथम बालक का सामाजिकरण शुरू होता है परिवार से। परिवार से है जो उसका सामाजिकरण शुरू होता है। समाज के रीति रिवाज नियमों के अंदर रहने का जो सिलसिला है वो परिवार से शुरू होता है और उसके बाद आता है विद्यालय। विद्यालय यहाँ पर मुख्य स्रोत के रूप में होता है, तो इसके लिए विद्यालय की भूमिका बढ़ जाती है। तो विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बालक के अंदर है जो वो सारे के सारे मूल्य विकसित होते हैं जो समाज के अकॉर्डिंग चलने के लिए होते हैं, और ये जो आगे है जो भावी पीढ़ियों में उनका संचार होता है। बाकी वाली चीज़ें भी ये समाज द्वारा किए गए दान से संचालित होते हैं, इसलिए विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था नहीं, इसलिए नहीं कहा जा सकता। समस्या के समाधान का सुझाव देते, बिल्कुल सुझाव दे सकता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन के अंदर प्रीफर ज़्यादा करता है। इसके बाद में आपका यह प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। किसी बालक ने कोई अच्छा कार्य किया और उसके ऊपर वो प्रशंसा कर रहा है, प्रशंसा होती है, आपको भी विद्यालय के अंदर गुड मिले होंगे खूब सारे, तो आप प्रशंसा से क्या होता है कि कार्य के अंदर गति आ जाती है। तो यहाँ पर प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है कि ये गलती कर सकता है, व्यक्ति की नहीं कार्य की प्रशंसा करना। बिल्कुल व्यक्ति की नहीं, उसने जो कार्य किया उसकी प्रशंसा कर सकता है अध्यापक। व्यक्तिगत विद्यार्थियों के पिछले प्रयासों के संबंध में प्रगति की प्रशंसा करना। बिल्कुल पहले बालक के 15 नंबर आए और अब आगे 20 नंबर, तो आप उसके जो है प्रगति की उसके ऊपर भी आप प्रशंसा कर सकते हो, शाबाश बेटा बहुत अच्छे और अच्छा करो। प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी हो, बिल्कुल व्यवहार से, उचित व्यवहार से जुड़ी होनी चाहिए। जो जितनी प्रशंसा चाहिए जिस व्यवहार के लिए हो सकती है। असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा
कि बच्चे ने है जो 50 में से नंबर लाए 12, बिल्कुल उसको प्रशंसा नहीं, उसको ये फीडबैक देना चाहिए कि बच्चा ये तूने यहाँ पर गड़बड़ किया। लेकिन शिक्षक को ये डर है कहीं ये ज़्यादा डिप्रेशन में न चला जाए, इसलिए वो कहता है बिल्कुल नहीं, सबके कम आए थे, तेरे कम आए तो कोई नहीं। ये तो बोलो मतलब जितना है जो बालक अगर प्रशंसा के लायक भी नहीं है, लेकिन उसको डर की वजह से बिना फालतू की अगर प्रशंसा कर ले तो वो अवांछनीय प्रशंसा कहलाती है। इसके अंदर ये हो जाएगा। रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। देखो कभी भी नकारात्मकता को अपन प्रधानता नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्व व्याख्यात्मक होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर देना चाहिए कि भाई आप बच्चे में कौन कौन से कौशल विकसित हुए हैं या नहीं हुए, तो उसके ऊपर पूरी पूरी व्याख्यात्मक होना चाहिए। रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय की सभी मानदंड होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। नकारात्मकता अपने दर्शाते ही नहीं है। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल हो सकती है। तो ये सही हो जाएगा आपका सी। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। आपको देखो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ानी है। कैसे भावना बढ़ानी है? सहयोग की भावना। सहयोग की भावना ये कहीं ना कहीं सामाजिकरण से कह सकते हैं। तो देखो सहयोग पर पुस्तकें बताना, बिल्कुल आप बता सकते हो सहयोग पर पुस्तकें, लेकिन करके सीखना स्थायी होता है, तो इसके अंदर पुस्तकों से ये ज्ञान होगा नहीं। गृह कार्यता देना ये भी कोई सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए बता नहीं रहा है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन, यहाँ पर अगर होता है समूह प्रतिस्पर्धाओं तो एक बार के लिए हम सोच सकते हैं कि ये सवाल सही हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत एक एक जने की आपस में क्या करवाओ, प्रतिस्पर्धा करवाओ, तो ये भी होगा नहीं। समूह खेलों का आयोजन, समूह बढ़ाओ, 10 जनों का समूह बना दिया, 10 जनों का समूह बना दिया, और फिर इसके 10 का है जो आप है जो खेलों का विकसित कर सकते हो। तो ये जो है इस बाल के 10 के 10 इस समूह के प्रति क्या होंगे, जवाबदेही होंगे, और है जो आपस में सहयोग की भावना क्या होगी, विकसित होगी। इस हिसाब से ये आंसर हो गया सही। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। संप्रेषण का मतलब होता है सीधे सीधा बातचीत करना, अपने भावों को अभिव्यक्त करना, विचारों को अभिव्यक्त करना। बाधक कौन सा है? सांस्कृतिक समानता, बिल्कुल ये बाधक नहीं है। अगर मारवाड़ी आदमी से बात करेगा, सांस्कृतिक समानता होगी, तो वो उसमें संप्रेषण में बाधक नहीं होगा, सहायक होगा, क्यों आसानी से उसके भावों को समझ सकता है। स्पष्टता होती है तो भी समझ सकते हैं अपन भावों। कम शब्दों में अपनी बात कहता है, बिल्कुल समझ सकते हैं। अधिक दुश्चिंता का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं डिप्रेशन। जब आदमी डिप्रेशन में होगा तब अगर उससे वार्तालाप की जाए तो वो इतना संप्रेषण है जो प्रभावी होगा नहीं, ख्यालों में डूबा हुआ रहेगा। इसलिए अधिक दुश्चिंता है जो कहीं ना कहीं है जो बाधक साबित होता है। उसके बाद आया कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा कि है जो टाइम टू टाइम प्रधानाचार्य डांटता रहे नहीं, अच्छा वेतन देकर, तो वेतन से वो है जो धन के प्रति है जो वो उसका ध्यान ज़्यादा आकर्षित होने लग जाएगा। परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। उसके कार्यों की सराहना करके उसको टाइम टाइम मोटिवेट किया जाए, बिल्कुल बहुत अच्छे कर रहे हो, बच्चों का भला कर रहे हो, और उसको रिस्पेक्ट देकर उसके कार्यों की प्रशंसा करके ये हो जाएगा। इससे भी कहीं ना कहीं है जो वो फिर है जो सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के ऊपर ध्यान देगा, बालक के संपूर्ण या सर्वांगीण विकास के ऊपर ध्यान कम देता है। अगर 3 नंबरों के अकॉर्डिंग दिया जाए तो इसमें ये सोच सकता था कि अगर अब तो क्या है कि 3 नंबर सीधे सीधे आते हैं भाई, तो अगर नंबरों को बांटा जाए कि भाई ऑप्शन वाइज, तो कहते हैं सी को अगर 3 नंबर, फिर बी आ जाएगा 2 नंबर, फिर 1 नंबर इसका, फिर 1 नंबर, फिर इसका 0 नंबर हो सकता है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य देखो पाठ्यक्रम के इतरेतर भी कुछ क्रियाएं की जाती है जिसको सहशैक्षिक गतिविधियां भी अपन कह सकते हैं। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, बिल्कुल बन सकता है। अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना, ये इतना रिलेट तो नहीं करता है, बट ये नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। पाठ्यचर्या में अभिरुचि विकास करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, आपका आंसर हो जाएगा बच्चों का सर्वांगीण विकास। देखो सहशैक्षिक गतिविधियां या पाठ्य सहगामी क्रियाओं से, देखो अगर बालक मैदान में जाकर खेल रहा है या बाल सभा के आयोजन के अंदर वो कोई टीम का है जो हिस्सा है, तो या फिर SUPW कैंप के अंदर भी वो है जो किसी टीम का हिस्सा है, तो इनके माध्यम से बालक के अंदर
ज्ञान के अलावा और भी गुण विकसित होंगे, जैसे सामाजिक गुण हो गया, खेलों के माध्यम से शारीरिक विकास हो जाएगा, तो इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है? सही मूल्यांकन संभव है। पाठ्यक्रम के अंत में पूरा पाठ्यक्रम करवा लो फिर टेस्ट लो? नहीं, बिल्कुल नहीं। साल में 2 बार मूल्यांकन से भी कुछ होने वाला नहीं। निरंतर सतत निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि बालक की प्रगति का हमें पता चलता रहे। तो इस द्वारा है जो सही तरीके से मूल्यांकन के बालक कहाँ सीख रहा है, कहाँ गलती कर रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन भी सतत मूल्यांकन का भाग ही है, रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। इसलिए अपन इस दोनों में से है जो सतत मूल्यांकन आंसर कर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। चारों के चारों बातें अच्छी है, इसमें से प्राथमिकता कैसे दी जा सकती है? बिल्कुल इस भाई ने जो आंसर किया वो सही हो सकता है। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को बिल्कुल करवाना चाहिए। बच्चों को श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को बिल्कुल करवाने चाहिए। धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समक्ष लाने हेतु प्रयास करने को बिल्कुल किए जा सकते हैं। और बच्चों में आलोचनात्मक वैज्ञानिक चिंतन के विकास को बिल्कुल ये भी हो सकता है। लेकिन चारों के अंदर अगर आप एक अध्यापक को प्राथमिकता कैसे देंगे, सारे के सारे चीज़ें करनी चाहिए, इनमें प्राथमिकता कैसे देंगे? तो बालकों के अंदर सबसे पहले अपन को है जो आलोचनात्मक और वैज्ञानिक चिंतन के विकास को हम इसको प्राथमिकता देंगे, कि बालक है जो तर्क वितर्क आधारित चिंतन कर सके, सारी की सारी चीज़ें रटे नहीं, उनके कोई भी घटना घटित होती है उसके ऊपर तर्क कर सकता है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। तो इसमें ये हो जाएगा सही। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इन चारों की तुलना के अंदर ये जो है बेस्ट सूटेबल हो रहा है। एक नेता को होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए, कंजूस भी नहीं होना चाहिए, अस्पष्ट भी नहीं होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए समूह के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में क्या है गलत? सृजनशील व्यक्ति क्या होते हैं? सृजनशील व्यक्ति सीधे सीधे होते हैं, ये क्या करते हैं कि उनके पास मौलिक चिंतन होता है और नई नई ये वस्तुएं बना सकते हैं, अपने पास क्रिएटिविटी को दर्शाया जा सकता है इसके माध्यम से। तो देखो, सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल ज्ञान व्यापक होगा तभी तो ज़्यादा लंबा स्तर का अपसारी चिंतन कर सकते हैं। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल उनकी अपनी सोच होती है जिसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। सृजनशील व्यक्ति चिंतन तथा कार्यों में लचीलापन दिखाते, बिल्कुल एक चीज़ नहीं लेके बैठते कि समस्या का समाधान ऐसे ही होगा तो ऐसे ही होगा, नहीं, 3 4 5 6 तरीके के है जो मेथड वो लगा सकते हैं किसी समस्या के समाधान के लिए। तो इसके लिए उनके चिंतन कार्य के अंदर क्या होगा? लचीलापन होगा। सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं, पुराने ढलढे के होते हैं, जो पुराने चीज़ें चली आ रही उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये यहाँ पर है जो गलत हो जाएगा। अधिकतर पारंपरिक नहीं होते, पारंपरिक नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल नहीं होते हैं, अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं दिखाते। ये लाइन सही कह सकते हैं कि रुचि नहीं दिखाते, स्पष्ट विचार नहीं होते, लेकिन यहाँ पर पारंपरिक वाली स्थिति आ गई है। कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद हो, ये नहीं होना चाहिए। छात्रों को डांस करना पसंद है तो क्या उनको डांस करने दिया जाए? नहीं, वो करने नहीं दिया, इससे अनुशासन नहीं है। छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, दंडात्मक रवैया अपने को अपनाना नहीं है। छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं सही होने की संभावना रखता है, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। यहाँ पर हल करने के लिए वो समस्या दे सकते हैं, लेकिन प्रभावी अनुशासन यहाँ पर अपन को क्या बनाना है? तो समस्या से जरूरी नहीं है कि ये अपना का है जो इससे अनुशासन कायम हो। पहले आप विनम्रता से समझाए, फिर दृढ़ता से भी पेश आ सकते हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन के अंदर ये थोड़ा सा सूटेबल लगता है। नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता संबंधित है किससे? जब कभी भी है जो नवीनता को या मौलिकता को दर्शाने वाली है जो बातें आती है, तो उसके अंदर सीधा सीधा अपन को सृजनात्मकता ही करना है। क्रिएटिविटी आएगी इसके अंदर। क्रिएटिविटी के अंदर सीधी सीधी बातें यही होती है। बाकी अधिगम तो सीधे सीधे व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन, इसके अंदर तो है जो किसी ग्रीव या समूह का नेतृत्व आ जाता है, तो इसमें है नहीं। सृजनात्मकता इसके लिए सीधा सीधा है कि भाई जिसके अंदर क्या होता है, नवीनता होती है और इससे है जो नई नई चीज़ें बढ़ाई जा सकती है। फिर आता है डिसलेक्सिया संबंधित है, मानसिक विकास से बिल्कुल नहीं, व्यवहार संबंधित नहीं है,
व्यक्तित्व विकार से नहीं, पढ़ने के विकार से। बिल्कुल, डिसलेक्सिया एक है जो पढ़ने से संबंधित रोग है। यहाँ पर रोग हम पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, अफेजिया, ये जो डिस्ग्राफिया, ये सारे के सारे पढ़ने लिखने और गणितीय विकार है जो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? सीखने के लिए मोटिवेशन की सहायता करती है। कैसे? देखो, बहुत आसान कार्य, नकारात्मक फीडबैक ये तो देना ही नहीं है, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है। आदमी मोटिवेट तब रहेगा जब उसके सामने स्पष्ट लक्ष्य हो, और उस स्पष्ट लक्ष्य हो तो आदमी मोटिवेट रहेगा ज़्यादातर। अगर आपके पास अगर है कि भाई मेरे को है जो इस BSTC के अंदर सिलेक्शन लेना है, अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य है, तब आप है जो मन ही मन मोटिवेट रह सकते हो कि किस प्रकार से इसको जो प्राप्त किया जाए। तो इसमें ये हो जाएगा। ग्रीष्म काल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? यहाँ पर देखो, किसी के कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दे, व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भाग भी ले सके। ये उत्तर सही हो सकता है। किसी भी माध्यम से व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम से जाने से बचेंगे। नकारात्मकता तो उनको दर्शानी नहीं, व्यावसायिक कार्य में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठ जल्दी वापस आएगी। ये अधूरी बात कह रहा है। ए और सी में संभावना बढ़ती है। ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यों को स्थगित कर, जो पहले से नियोजित कार्यक्रम में कौन कौन से आप करना चाहते हैं उनको छोड़कर आप इसको प्राथमिकता देते हुए व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका सही। ये भी कहीं ना कहीं स्थान रखता है, लेकिन ये थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है। कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक, ये सारे के सारे सम्मिलित। परिवार कार्य क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होता नहीं। मूल्यांकन की प्रणाली के अंदर किस किस का मूल्यांकन किया जाए? ज्ञान का, मानसिक व शारीरिक स्तर का, भावों का, तो ये कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके लिए परिवार कार्य क्षेत्र इसमें आएगा नहीं। एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए। कैसा संदेश नहीं होना चाहिए? संप्रेषण के लिए आप अपने विचार है, अपना जो विचार है वो संदेश के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को आप भेज रहे हो, तो वो आदमी कब नहीं समझ पाएगा? वो तब नहीं समझ पाएगा जब वो छोटा हो, बिल्कुल समझ सकता है। संवेदनशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। उसके एक से ज़्यादा अर्थ नहीं होने चाहिए। आप क्या कुछ रहे हो और उसके 2-4 अर्थ निकल जाए तो वो समझ नहीं पाएगा इसका मतलब कहने का क्या था। तो इसके लिए अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। आप सीखना चाहते हो कुछ भी, आप यहाँ पर ये शिक्षण जो है, अभिक्षमता, ये अभिरुचि, ये टॉपिक सीखना चाहते हो, किताब सीखना चाहते हो। क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि आपको BSTC के अंदर सिलेक्शन लेना है। ये अधिगम कर रहे हो क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई आपका उद्देश्य है। अधिगम परिवर्तन है, बिल्कुल लाइन सीधी सीधी है कि व्यवहार के अंदर इससे क्या आता है? स्थायी परिवर्तन आता है। जब व्यवहार के अंदर स्थायी परिवर्तन है तो अधिगम क्या है? परिवर्तन है। अधिगम परिपक्वता है, ये आपका गलत हो जाएगा। परिपक्वता नहीं है, परिपक्वता समय के अकॉर्डिंग आती है। 3 साल के बच्चे को आप किताब पढ़ना या 2 साल के बच्चे को किताब पढ़ना नहीं सिखा सकते। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और जिस उम्र के अंदर वो परिपक्व बन जाएगा भाषा सीखने के लिए, उसमें उसको सिखाया जा सकता है। परिपक्वता है वो अपने आप ही धीरे धीरे इंसान के अंतर्गत आती है। तो इसलिए अधिगम जो है वो परिपक्वता है, ये गलत है। परिपक्वता नहीं, जरूरी नहीं है। अधिगम से परिपक्वता आ सकती है लेकिन ये जरूरी नहीं है, कन्फर्म ये नहीं है। एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए? सामाजिक विकास में, स्व विकास में, केवल पढ़ाने में। केवल पढ़ाना तो गलत हो गया। स्व में खुद का ही विकास करो, बाल का कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत है। सामाजिक विकास कर सकता है, लेकिन सर्वांगीण विकास जहाँ कहीं भी शब्द हो इसके अंदर सब विकास आ जाते हैं, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक, मानसिक। तो इसके अंदर ये हो जाएगा आपका सही। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहन किया जाए कि वे अपने बच्चों के काम का पर्यवेक्षण करें। ट्यूशन क्लासेस नहीं लगानी है अपन को एक्स्ट्रा, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन उससे है जो सुधार की स्थिति आए ये जरूरी नहीं है। बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें, ये संभावना बनती है। और अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें। पर्यवेक्षण का मतलब है ध्यान रखें कि बच्चा सवाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, कौन सी चीज़ें उसके अंदर
है। तो शिक्षक से बात करने की बजाय अगर वो खुद ध्यान रखेंगे बच्चों के ऊपर पर्सनली कि भाई अब उसकी है जो होमवर्क चेक करे, कहाँ वो समस्या आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद शिक्षक से बात की जा सकती है। तो अगर डी भी सही हो सकता था लेकिन ये भी सही है, तो इसमें दोनों मान सकते हैं अपन, बट प्राथमिकता इसको दी गई है तो अपन इसको ही देंगे। अपने बच्चे को काम, अपने बच्चे के काम पर क्या करें, परिवेक्षण करें। फिर आपके आगे सवाल आया है, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीधी सीधी ये परिभाषा है किसकी, अधिगम की। थोड़ी टाइम पहले ही देखी थी कि अधिगम परिवर्तन व्यवहार के अंदर क्या आता है, स्थायी परिवर्तन इसके द्वारा आता है। तो इसलिए अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को भी पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उससे कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना पसंद करेंगे। दिव्यांग है, किसी न किसी तरीके से वो डिसेबल्ड है, तो उस बच्चे को आप कैसे पढ़ाएंगे सामान्य छात्रों के साथ। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों को परेशानी हो सकती है। ये नकारात्मक फीडबैक है, ये नहीं देना है आपको। कक्षा में सहानुभूतिपूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, हद से ज़्यादा लाड भी नहीं करना है। तो ये ठीक हो सकता था लेकिन ये हद से ज़्यादा वाली बात बता रहे। आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में, बिल्कुल ये भी नकारात्मक टिप्पणी है, आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल ये भी नकारात्मक टिप्पणी है। उसके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। अध्यापक के रूप में आप ये शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, उसको आगे बिठाएंगे और थोड़ा उसके अकॉर्डिंग है जो पढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, ये आपके बराबर हो सकता है। कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य की उपस्थिति, समूह उदासीनता, समूह हित में गतिविधि। ये तीनों बातें इसके अंदर आ जाएगी। अगर समूह जो है आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, समूह के आपस में सामंजस्य है, आपस में सभी के बीच में, तो फिर है जो आपसी विश्वास भी क्रिएट हो जाएगा, गतिविधियां भी हो जाएगी। उदासीनता तो दर्शानी है नहीं। तो समूह में सामंजस्य की उपस्थिति सारे काम हो सकते हैं। फुटबॉल का मैच होता है, उसके अंदर सारे के सारे खिलाड़ी आपस में सामंजस्य रखते हैं तभी तो गोल हो पाता है। हाँ, आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। आप लेखन क्षमता जो है उसका आप मूल्यांकन करना है कि किसी बालक ने लिखा है तो उसका आप मूल्यांकन कैसे करेंगे। जो कुछ पढ़ा है उसे पुनः पेश करने की क्षमता, बिल्कुल संजीव पासबुक की भाषा श्याम लिख रही है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी या उसका खुद का लेखन अभिव्यक्ति कैसी है लिखने के अंदर, वो नहीं देख पाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। विषय की समझ कि भी कितनी समझ विकसित है ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर और जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। भाषाई अभिव्यक्ति, बिल्कुल भाषा का सही प्रयोग कर पा रहा है नहीं बोल रहा। लेखन के अंदर तो क्या ही होगा कि सही तरीके से भाषा का प्रयोग करते हुए अपने बात को लिख कर कहना। तार्किक अभिव्यक्ति, तो ये भाषा अभिव्यक्ति के साथ साथ यहाँ पर तार्किक अभिव्यक्ति भी आ गया, तो इसलिए भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति इसके अंदर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता इसको बोलते हैं। क्रिएटिविटी, अपने विचारों से कोई नई उपयोगी चीज़ बनाने जो आपकी खुद की हो, मौलिक हो। चिंतन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अपचारी जो चिंतन है, सृजनशील बालक जो होते हैं वो अपचारी चिंतन करते हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर नहीं बैठे रहते हैं, ये डायमेंशनली ज़्यादा सोचते हैं, अलग अलग है जो आयाम सोचते हैं कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए, ये होता है इसके अंदर। अभी सारी चिंतन के अंदर आपका रटी रटाई बातें इसके अंदर आती है और कूप मंडूकता इसके अंदर दिखती है। जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। अब ये कर रहे हैं बदमाश या अनुशासन को भंग करें तो आप शिक्षक के रूप में छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे। नकारात्मकता तो अपन को दर्शानी नहीं है, नकारात्मकता नहीं दर्शानी है। उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, ये भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता को दर्शाता है। अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना है, आपको जादूगर नहीं है जो शक्तियों का प्रयोग कर विद्यार्थियों को सुनता रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं दंडात्मक रवैये को दर्शाता है। आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे, अपने बारे में सोचो बच्चों, आप गलतियां क्या कर रहे हो, क्या करने आए और क्या रहे हो आप यहाँ पर। आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे, अपने अंदर सुधार करो, उनको मौका देंगे। तो ये कहीं ना कहीं समझ आधारित देखा जाए तो ये सही होता है। एक अध्यापक पाठ पूरा हो, यूनिट पूरा हो तो कौन सा टेस्ट लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे। तो वो परीक्षा क्या कहलाएगी, यूनिट टेस्ट कहलाएगी। इसके बाद आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक अच्छा मूल्यांकन क्या क्या होता है। एक अच्छा मूल्यांकन क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए,
उसके अंदर व्यापकता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, और क्या था उसके अंदर, और था विभेदकारिता होनी चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखने वाला होना, व्यापक भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए। ऐसे कुछ है जो आपकी मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए, पता ही नहीं चले कि किस चीज़ का ले रहे हो। ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा एडवांसनेस आपको मिल रही है। इसमें क्या है, वैधता भी है, निष्पक्षता भी है और विश्वसनीयता भी। तो आंसर ये हो जाएगा आपका। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, शिक्षक सफल कब होगा, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। बिल्कुल, शिक्षक एक भावी नागरिक बनाते हैं और राष्ट्र का निर्माता भी इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये क्या है, ये लंबा है, जो लंबे समय का है, जो ये अपन कह सकते हैं उद्देश्य हो सकता है। लेकिन फिलहाल कक्षा के अंदर शिक्षक क्या कर सकता है जो उसके हाथ में है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है। बिल्कुल, शिक्षक ज्ञान प्रदान कर सकता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है। सिर्फ परीक्षा को उत्तीर्ण करो और कुछ नहीं है, जैसे तैसे करके 85-90% बनाओ, बाकी आपके अंदर विकास हो या ना हो, सिर्फ ये चीज़ करे वो भी कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। सिर्फ ज्ञान प्रदान करे वो भी गलत है। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने को बोलते हैं शिक्षण, और शिक्षण कार्य अच्छा करवा सकता है ये जब शिक्षण कार्य अच्छा होगा तो अपने आप है जो विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान हो जाएगा, और शिक्षण कार्य अच्छा होगा तो आगे जाकर वो बेहतर नागरिक बन सकता है और परीक्षा उत्तीर्ण भी कर सकता है। तो विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना मुझे एक शिक्षक के लिए है जो शिक्षक सफल शिक्षक बना सकता है। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन में क्या रहना, देखो शिक्षण विधि का चयन शिक्षक स्वयं विवेक पर करता है। वे शिक्षक खुद है जो शिक्षण विधि का चयन करता है। किस आधार पर, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के आधार पर, विद्यार्थियों के जेंडर के आधार पर, जेंडर के अंदर के लड़के लड़कियों का ध्यान में रखकर है जो शिक्षण विधि तय करते। बिल्कुल, ये तो नकारात्मकता है पूरी। उपलब्ध संसाधनों पर या विषय वस्तु की प्रकृति पर, यहाँ पर जो बेहतर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, विषय वस्तु की प्रकृति। आप कौन सा पढ़ा रहे हो, अगर गणित पढ़ा रहे हो तो गणित के अकॉर्डिंग शिक्षण विधि लो, अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हो तो पर्यावरण से संबंधित शिक्षण विधियाँ यहाँ पर लेनी चाहिए। तो इसके अंदर जो है बिल्कुल मानसिक स्तर का भी ध्यान रखेगा, लेकिन विषय वस्तु की प्रकृति जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग शिक्षण विधि लेंगे अपन। एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताए। आपकी वजह से पूरा मैच हार गए, नहीं त्रुटि होना नहीं मान, नहीं गलती हुई नहीं, कोई नहीं हुई तो भाग्य और तो ये भी गलत बात है और ये भी गलत होगी। बाहरी कारकों को जिम्मेदार बताता है कि भाई ये मैच था, इसमें है जो मैदान ही खराब था, उसकी वजह से उबड़ खाबड़ पिच था, इसलिए अपन रन नहीं बना पाए। बाहरी कारकों को भी है जो जिम्मेदार बताता है, ये नहीं। एक प्रभावी नेता वो होता है जो जिम्मेदारी क्या लेता है, स्वयं पर लेता है। APJ अब्दुल कलाम भी है जो इस प्रकार के प्रभावी नेता थे। जब उनकी टीम अच्छा करती थी तो वो सबको श्रेय देते थे, और जब कभी कोई मिस्टेक हो जाती थी, गड़बड़ हो जाती तो वह जिम्मेदारी क्या लेते थे, स्वयं लेते थे। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है। अध्यापक कैसे सुखद रख सकता है, विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे, समय आसानी से गुजर जाए, समय गुजारने नहीं आए अपन, विद्यार्थी चुप रहे, वह अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके। विद्यार्थी चुप नहीं रहने चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बात कर रहे हैं अपन। और विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे। एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है कि भाई जब शिकायत नहीं करता तो इसका मतलब सुखद है, बिल्कुल नहीं। अपन सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। ये है जो ये कहते हैं, इसमें कहते हैं कि सक्रिय रहकर, सक्रिय है जो शिक्षण कह सकते हो, सक्रियता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है। व्याख्यान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिया जाए और कुछ नहीं, तो ये सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से बालक में बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दिया जाए तो इसमें क्रिएटिविटी आएगी नहीं। आज्ञाकारिता, कोई आज्ञा दे दी जा पानी का लोटा लेके आ, वो जा रहा है लोटा लेके आ रहा है, जा ये कर दे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी खुद का चिंतन उसके अंदर कोई इंक्लूड होता नहीं। बालक सृजनशील कब बनेगा कि सृजनशील बालक के अंदर मौलिकता और नवीनता होगी, और वो है जो अपसारी चिंतन करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो अनुशासन, आज्ञाकारिता यानी मस्तिष्क उद्वेलन, मस्तिष्क उद्वेलन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। और इसके अंदर क्या होता है कि उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई ऐसी समस्या दो जिसका समाधान वो है जो अपने खुद के चिंतन के आधार पर
कर सके, ये एक विधि भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षण ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, शिक्षण का विषय स्थिर होना चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपका जो कहते हैं कि एक अपने समस्या समाधान का एक सिद्धांत चलता है, जिसके अंदर कोई ना कोई समस्या दी जाती है और बालक करके सीखता है। तो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। ये जो है इसके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो इसमें है जो गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे है जो ये गतिशील दृष्टिकोण को है जो ये दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आपका। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति के प्रस्ताव को है जो दिया यहाँ पे, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बुनियादी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा कुछ ऐसा था नहीं, मॉन्टेसरी विधि थी जो मारिया मॉन्टेसरी ने की थी। स्थानीय शिक्षा और भारतीय शिक्षा ऐसा कुछ कंसेप्ट था नहीं, बुनियादी शिक्षा दी थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने बताया था कि बालक का विकास इतना नहीं होता है शुरुआती फेज़ के अंदर, तो इसलिए बालक को मातृभाषा के अंदर शिक्षा देनी चाहिए और बेसिक चीज़ें पहले सिखानी चाहिए, गांधी जी ने कहा था। शिक्षक किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? सत्तावादी, किसी एक इंसान का कंट्रोल हो, बाकी सारे के सारे उसके अंडर हो, बिल्कुल नहीं। ये सृजनात्मकता का दिखाता नहीं है। नौकरशाही इसके अंदर भी नहीं है। प्रबंधकीय इसमें लोकतांत्रिक के अंदर जो आपका हो जाएगा, इसके अंदर जो है जनतंत्रीय भी बोल सकते हैं। शिक्षण व्यूहरचना के अंदर भी आपने पढ़ा था कि जनतंत्रीय माहौल होना चाहिए। तो ये है इसके अंदर। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं ला पा रहा है, गृह कार्य करके नहीं ला पा रहा है, कोई बालक है जो नियमित रूप से गृह कार्य नहीं लाएगा, करके नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? पीटोगे, मारोगे, क्या स्थिति करोगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे, दूसरे शिक्षकों को बताएंगे कि ये देखो ये बच्चा तो करके ला ही नहीं रहा। शिक्षक के रूप में सबसे पहला होगा निदानात्मक परीक्षण। पहले उसका कारण जानो कि क्यों करके नहीं ला रहा है, तो कारण जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये अपना जो है आज जो है ये अपना हो गया है शिक्षण अभिरुचिता और अभिरुचि वाला ये जो पूरा पेपर डिस्कस हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है, जल्दी आप इसको देख सकते हो, ज़्यादा करके 1.25 के अंदर भी देख सकते हो, और इसको अच्छे से तैयार करो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।